हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है, उससे रिलेटेड जो हिंदी के जो फैक्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और ये अभ्यास प्रश्न आपका 12वां अभ्यास प्रश्न है। इससे पहले 11 अभ्यास प्रश्नों को हम करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाकर वहाँ पर और तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको आई बटन पर भी उनको लगा रखा है, प्लेलिस्ट को, एसएससी जीडी हिंदी के नाम से। तो जो पिछले एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो सेशन अंत तक देखें और स्किप ना करें, क्योंकि इस सेशन में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को समाहित किया गया है और स्पीड में यह सेशन है, फटाफट अंदाज में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें 1000 क्वेश्चंस कराने का हमारा उद्देश्य है। 1000 क्वेश्चंस हम 20 पार्ट में कराएंगे और ये हमारा 12वां पार्ट है। इस पार्ट को मिलाकर हमारे कुल मिलाकर 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और क्वेश्चंस इसी से आ रहे हैं आपके एग्जाम में। एक बार आप जरूर देखें। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आता है पहला। क्वेश्चन दे रखा है कि कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है। तो कृतज्ञ शब्द का जो सही विलोम है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 दे रखा है दयालु, दूसरा दे रखा है कृतज्ञ, तीसरा दे रखा है उदार, चौथा दे रखा है निर्दय। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे और आंसर कमेंट करने का तरीका आपका दोस्तों वही है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आपका आंसर फर्स्ट सही है तो आप फर्स्ट लिखेंगे, फिर या सेकंड सही है तो सेकंड, थर्ड सही है तो थर्ड, फोर्थ सही है तो फोर्थ। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे दोस्तों। यदि इस तरह से ना सही तो फिर ए या बी या सी या डी, जैसे भी आप बेटर समझते हैं उस हिसाब से आप आंसर कमेंट करेंगे। कमेंट करने से आपका एक फ़ायदा होता है कि आपका जो आत्मविश्वास है वह बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कृतज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द है वह कौन सा है। तो कृतज्ञ है, दयालु है, कृतज्ञ है, उदार है या निर्दय है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का जो विलोम होता है कृतज्ञ होता है और कृतज्ञ का जो विलोम होता है वह कृतज्ञ होता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। और क्वेश्चन की बात करते हैं किस क्रम में आमिष का विलोम है। तो आमिष का विलोम आपको बताना है वो किस क्रम में है। फर्स्ट में दे रखा है आपका सामिष, दूसरा है अनामिष, तीसरा है निरामिष, चौथा है परामिष। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कीजिए। जो कि आमिष का विलोम शब्द है, आमिष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? सामिष हो जाएगा, अनामिष हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा या परामिष हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करेंगे दोस्तों अपना आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वह निरामिष हो जाएगा। आमिष का क्या हो जाएगा? निरामिष। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट किया करें दोस्तों, जिससे कि मैं भी जल्दी से आगे बढ़ सकूं, आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट करा सकूं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, किस क्रम में सही विलोम नहीं है। तो कौन सा क्रम ऐसा है जिसमें सही विलोम नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है उद्घाटन का समापन, दूसरा है अनुराग का दुराग, तीसरा है उत्तम का अधम, चौथा है इष्ट का अनिष्ट। इष्ट का अनिष्ट। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो उद्घाटन का समापन हो जाएगा, उद्घाटन का समापन हो जाएगा, या अनुराग का दुराग हो जाएगा, या उत्तम का अधम हो जाएगा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। देखो उद्घाटन होता है उसका समापन हो जाता है, एकदम राइट विलोम दे रखा है यहाँ पर। और यहाँ उत्तम का अधम होता है, ये भी एकदम सही विलोम दे रखा है। ईस्ट का अनिष्ट दे रखा है, ये भी एकदम सही विलोम दे रखा है। लेकिन ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अनुराग का विराग होता है, यहाँ पर दुराग दे रखा है। तो ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निहार का सही विलोम आपको बताना है। जो निहार है उसका सही विलोम क्या होगा? अनुहार होगा, विहार होगा, संथार होगा या आहार होगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? जो निहार का सही विलोम है, अनुहार है, विहार है, संथार है या आहार है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो निहार का जो विलोम होता है वो आहार होता है। क्या होता है? आहार होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अनुज का सही विलोम होगा। तो अनुज का जो सही विलोम है वह कौन सा है, वो आपको बताना है। तो भ्रता है, ज्येष्ठ है, अग्रज है या कनिष्ठ है। फटाफट से कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा। अनुज का सही विलोम आपको बताना है। तो भ्रता है, ज्येष्ठ है, अग्रज है या कनिष्ठ है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह अग्रज है। अनुज का जो होता है वह अग्रज होता है। अनुज मीन्स छोटा है, अग्रज मीन्स पूर्वज होते हैं। जो बड़ा होता है उसको अग्रज कहा जाता है, आगे आने वाले को अग्रज कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन तीसरा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा सटीक नहीं है। तो बताइए कौन सा क्रम सटीक नहीं है, आपको बताना है। कठोर का कोमल है, धनात्मक का ऋणात्मक है, दाखिल का खारिज है, पंडित का विद्वान है। राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस देख रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन पहला है कठोर का कोमल है और धनात्मक का ऋणात्मक है, दाखिल का खारिज है, पंडित का विद्वान है। आंसर कमेंट कर दिया होगा दोस्तों आपने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो कठोर का कोमल होता है, एकदम से राइट आंसर है। दूसरा आपका आता है यानी कि विलोम शब्द एकदम से सही है। धनात्मक का ऋणात्मक एकदम सही विलोम है। दाखिल का खारिज एकदम सही विलोम है। और पंडित का विद्वान, पंडित और विद्वान दोनों एक ही कड़ी के पहलू हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुरोगामी का विलोम आपको बताना है। जो पुरोगामी है उसका विलोम क्या होगा, तो ऊर्ध्वगामी होगा, पश्चगामी है, पतनगामी है या अपूर्ण है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। पुरोगामी जो दिया है उसका ऑप्शन एक है ऊर्ध्वगामी, दूसरा है पश्चगामी, तीसरा है पतनगामी, चौथा है अपूर्ण। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो पुरोगामी है तो पश्चगामी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पश्चगामी। पश्चगामी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकदम। तो दूसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुरक्त का विलोम क्या होगा। जो अनुरक्त दे रखा है उसका विलोम क्या होगा। ऑप्शन एक दे रखा है विरक्त, दूसरा है निरक्त, तीसरा है आरक्त, चौथा है आसक्त। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर जल्दी से बताएंगे। जो अनुरक्त का विलोम आपको पता है, अनुरक्त का विलोम आपको पता है तो कौन सा आंसर है। ऑप्शन एक विरक्त है, दूसरा है निरक्त, तीसरा आरक्त, चौथा आसक्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त का क्या होता है, विलोम विरक्त होता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है। आलोक का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन एक दे रखा है अमा, दूसरा है श्रेति, तीसरा है तम, चौथा है ज्योत्सना। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो आलोक का विलोम हो जाएगा, आलोक का विलोम क्या होगा आपको बताना है। आलोक का विलोम बताना है तो अमा है, श्रेप्ति है, तम है या ज्योत्सना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रेप्ति, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रेप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आपको करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होना है, आलोक का विलोम जो होता है वह तिमिर होता है। क्या होता है, तिमिर। तिमिर होता है आलोक का विलोम। और यहाँ पर यहाँ का तम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तम हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गलत आंसर आपको बताया था वो, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन आता है नीरुजता का विलोम है। नीरुजता का क्या विलोम है ये आपको बताना है। तो नीरुजता का जो विलोम है आतुरता है, रुग्णता है या स्वास्थ्यता है या स्वच्छता है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। निरुजता का विलोम पूछा है, निरुजता का विलोम क्या होता है, फटाफट से आंसर बताएंगे। निरुजता का विलोम आतुरता है, रुग्णता है, स्वस्थता है या स्वच्छता है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो निरुजता का होता है रुग्णता। क्या होता है, रुग्णता। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11। उर्वरा शब्द का के लिए वाक्यांश आप बताएंगे। उर्वरा जो शब्द होता है उसके लिए क्या वाक्यांश होगा। तो ऑप्शन एक दे रखा है उपजाऊ भूमि, दूसरा है ऊसर भूमि, तीसरा है समतल भूमि, चौथा है बंजर भूमि। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो उर्वरा का वाक्यांश है एक, उर्वरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, उपजाऊ भूमि के लिए किया जाता है या ऊसर भूमि के लिए या समतल भूमि के लिए या बंजर भूमि के लिए। तो उर्वरा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, उपजाऊ भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। यहाँ पर व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं आपको बताना है। व्याकरण विशेषज्ञ कहते हैं, ऑप्शन दूसरा है व्याकरण पंडित कहते हैं, ऑप्शन तीसरा है व्याकरण कहते हैं, ऑप्शन चौथा है व्याकरण ज्ञाता कहते हैं। जल्दी बताएंगे इसका आंसर दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा। तो व्याकरण जानने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरण ज्ञाता। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है व्याकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्याकरण। व्याकरण यानी व्याकरण का को जानने वाला, व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण। यहाँ पर ध्यान देंगे इसको देखकर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाना का क्या अर्थ है आपको बताना है। ऑप्शन एक दे रखा है पिटाई करना, ऑप्शन दूसरा है डींग हाँकना, ऑप्शन तीसरा है गाली देना, ऑप्शन चौथा है क्रोधित होना। जल्दी करिए इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। ये फटाफट अंदाज में आपकी सीरीज चल रही है और एक मॉक टेस्ट की तरह से ये आपको कवर किया जा रहा है। इसमें 50 क्वेश्चंस को लिया जाता है और आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं ओनली 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने, 20 क्वेश्चन। तो आप 1000 क्वेश्चन की सीरीज में से 20 क्वेश्चन आना तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सीरीज से आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला ही है और 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस सीरीज को जरूर करें
और यहाँ पर ये आपका चल रहा है, ये 12वां सेशन चल रहा है और 12वें सेशन में आपको 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी 11 सेशन करा चुके हैं, प्रत्येक में 50 सेशन है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो लिंक दे रखा है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं, गाल बजाना का अर्थ है। तो गाल बजाना का क्या अर्थ है? तो पिटाई करना है, डींग हाँकना है, गाली देना है या क्रोधित करना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डींग हाँकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डींग हाँकना। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, डींग हाँकना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगर मगर करने का अर्थ है। तो अगर मगर करने का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन एक दे रखा है, इधर की बात उधर करना, दूसरा है कपट करना, तीसरा है बहाने बनाना, चौथा है व्यर्थ समय गंवाना। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अगर मगर करने का जो अर्थ है, इधर की बात उधर करना, कपट करना, बहाने बनाना, व्यर्थ समय गंवाना। बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर कमेंट किया करें दोस्तों, क्योंकि जल्दी आंसर आप कमेंट करते हैं तो आगे मैं भी बढ़ जाता हूं। तो इसका है अगर मगर करने का अर्थ सीधा सीधा होता है बहाने बनाना। क्या होता है? बहाने बनाना। क्योंकि अगर आप अगर मगर करते हो तो समझ लीजिए आप बहाने बना रहे हो। थोड़ा सोच कर आप आंसर देते हो तो समझो बहाने बहाने हो। तो ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है और सच्चिदानंद है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? सच्चिदानंद आपको बताना है जो शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है? सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद है या सच्चिदानंद है। अब आपको बताना है इसमें क्या आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद किसका नाम है? सच्चिदानंद में आता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये अज्ञेय जी जो हैं ये हिंदी के बहुत अच्छे लेखक और कवि रह चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो बताना है इसका जो नाम आपने पढ़ा होगा अज्ञेय जी का, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? सच्चिदानंद कौन से किस टाइप का सच्चिदानंद लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह सच्चिदानंद, इस तरह से लिखा जाता है सच्चिदानंद। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है शुद्ध बर्तनी वाला कौन सा शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको बताना है। सुसुप्ति है, सुसप्ति है, सुसुप्ति है या सुसुप्ति है। फटाफट से इसको देखकर आप बताएंगे, क्योंकि इसमें एक उच्चारण स्थान एक ही जैसा हो रहा है सभी में। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे देखकर। आप सही से देख लीजिए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सुसुप्ति एक है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सुसुप्ति इस तरह से लिखा जाता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है यहाँ पर सही वर्तनी छांटिए। तो सही वर्तनी को आपको छांटना है, कौन सी है सही वर्तनी? ज्योत्सना है या फिर ज्योत्सना है या ज्योत्सना है या ज्योत्सना है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये भी आपको देखकर इसका आंसर कमेंट करना है, क्योंकि हर तरह की वर्तनी है यहाँ पर। और वर्तनी में जो उच्चारण स्थान आ रहा है वह सेम आ रहा है। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा या दूसरा सही हो जाएगा या तीसरा सही हो जाएगा या चौथा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको जरूर अच्छे से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका ज्योत्सना जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार इसको लिखकर भी देख लें और इसको याद रखें कि ज्योत्सना जो होता है कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध शब्द क्या है आपको बताना है। तो संपूर्ण है, संपूर्ण है, सपूर्ण है या फिर संपूर्ण है। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से फटाफट दोस्तों, क्योंकि आपको बिना देखे ये नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जो शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं उनमें उच्चारण स्थान समथिंग एक जैसा ही होता है। तो फटाफट बताएंगे ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, ऑप्शन चार। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो संपूर्ण लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इस तरह से संपूर्ण। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताएंगे। दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है उसमें क्या कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। तो गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं। करेंगे इसका आंसर फटाफट से दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जो दयानंद है उसमें प्रयुक्त संधि यानी संधि कौन सी प्रयुक्त की गई है। गुण संधि प्रयुक्त की है या फिर दीर्घ संधि प्रयुक्त की है या फिर व्यंजन संधि प्रयुक्त की है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो दयानंद में जो है वो दीर्घ संधि प्रयुक्त की गई है दोस्तों, ये आपको राइट आंसर है, ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएंगे। जो कपीस में प्रयुक्त संधि है उसका नाम बताएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। कपीस में जो प्रयुक्त संधि है उसमें वृद्धि संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा या व्यंजन संधि हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका कमेंट करेंगे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर। कपीस में प्रयुक्त संधि को आपको बताना है। तो वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है या व्यंजन संधि है। जल्दी से करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों। तो यह दीर्घ संधि के उदाहरण है। क्या है दोस्तों? दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। दीर्घ संधि का उदाहरण है कपीस। कपीस किसका उदाहरण है? तो दीर्घ संधि का है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दिया जाए दोस्तों कि शाम को 7 बजे से हमारा सेशन चालू होता है, वह जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें, और 20 से 25 क्वेश्चन उसमें कराए जाते हैं। ये आपको
जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होते हैं, उनको भी कवर किया जाता है और अच्छा बिल्कुल ये समझ लीजिए कि काफ़ी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो उस सेशन को ज़रूर देखें, क्योंकि उस सेशन वह आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो शाम को 7 बजे भूलें ना बिल्कुल भी। और अगर सेशन में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, इससे कि आने वाले सेशन जो होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएंगे। तो सदैव में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम बताना है। तो विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सदैव में कौन सी संधि प्रयुक्त की है। ऑप्शन एक है विसर्ग, दूसरा है वृद्धि, तीसरा है व्यंजन, चौथा है स्वर। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका हो जाएगा आंसर। तो स्वर संधि है, सतधन एव, सतधन एव में स्वर संधि आती है दोस्तों, सदैव हो जाएगा सतधन एव। राइट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 22 है, सन्मति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है सत धनमति, दूसरा है सम धनमति, तीसरा है सत धनमति, चौथा है सन धनमति। राइट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर कमेंट किया करें। सन्मति का सही संधि विच्छेद ऑप्शन एक, ऑप्शन दो, ऑप्शन तीन, ऑप्शन चार। जल्दी देखकर बताएंगे इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सत धनमति हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संधि विच्छेद की तरह जो किया गया है सन्मति का, वो सतधनमति होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 23, इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन एक दे रखा है इतधन यद, दूसरा है इतधन आद, तीसरा है इतधन यदि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। इत्यादि का अगर करना है, यदि आपने संधि विच्छेद को एक बार सही से देख भी लिया है तो ये समझ लीजिए कि आप अपना आंसर सही करके आने वाले हैं। अगर नहीं देखा है तो आप सेशन में बने रहिए, लास्ट तक आपको सब पता चल जाएगा किस तरह से कौन सी संधि कहाँ प्रयोग हुई है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इतधन यदि है, इतधन आदि है, इतधन यदि है और इतधन इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सही है वो इतधन आदि है। इतधन आदि, इतधन आदि बराबर इत्यादि। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। बताना है आपको जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें तीन जो ऑप्शन है वो वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, बाकी एक ऑप्शन जो आपको बचता है वह नहीं है। तो सदैव है, यहाँ हो जाएगा सदैव हो जाएगा ऑप्शन एक पहला, दूसरा है परमोदार्य हो जाएगा, तीसरा है जलौद हो जाएगा, चौथा गुरूपदेश हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, जो कि आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। किसका उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो सदैव नहीं है, परमोदार्य नहीं है, जलौद नहीं है, गुरूपदेश नहीं है। जल्दी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका ग्रुप उपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रुप उपदेश। बाकी ये सब जो भी हैं आंसर, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं, लेकिन ये ग्रुप उपदेश जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो दीर्घ संधि युक्त जो पद है वो कौन सा है। दैत्यारी है या महर्षि है या सूर्योदय है या देवेंद्र है। फटाफट करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर। कौन सा दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है आपको बताना है। दैत्यार है, महर्षि है, सूर्योदय है और देवेंद्र है। करेंगे इसका आंसर कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दैत्यारी हो जाएगा। जो दीर्घ संधि युक्त पद है वह दैत्यारी है। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 26 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है आपको बताना है। जो स्वर संधि का उदाहरण है उसका आपको आंसर कमेंट करना है। तो संयोग है, नमस्कार है, पवन है या मनोहर है। करिए आंसर कमेंट इसका जल्दी, क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। संयोग है, नमस्कार है, पवन है या मनोहर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पवन। क्या हो जाएगा, पवन जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है पवन का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा है। अभी उसमें पूछा था किस संधि से है, तो स्वर संधि से है, लेकिन पवन का सही संधि विच्छेद पूछा है। तो यहाँ पर पधन अवन है, दूसरा है आपका पौधन अन, तीसरा है पवधन वन, चौथा है पोधन अन। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो सही संधि विच्छेद आपको बताना है। पधन अन है, अवन है या पौधन अन है, तब पाधन वन है या पोधन अन है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोधन अन हो जाएगा। पोधन अन, पोधन अन बराबर पवन हो जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है यहाँ पर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से व्यंजन संधि है, तो बताएंगे आप कौन सी व्यंजन संधि है। तो सप्तर्षि है या सत्कार है या हिमालय है या निराधार है। करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या आंसर हो जाएगा इसका। जो निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन संधि है।
तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन एक है सप्तऋषि, दूसरा है सत्कार, तीसरा है हिमालय, चौथा है निराधार। फटाफट करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो सत्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सत्कार। ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी विसर्ग संधि है? अब विसर्ग संधि आपको बतानी है, तो संधि नरेंद्र है। ऑप्शन दूसरा है सज्जन, तीसरा ऑप्शन दिया है अतएव, चौथा है सदैव। करेंगे इसका फटाफट से आंसर कमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी विसर्ग संधि है? तो नरेंद्र है, सज्जन है, अतएव है या सदैव है? फटाफट से बताएंगे दोस्तों इसका आंसर जो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अतएव हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, अत धन एव। ये विसर्ग अत धन एव हो जाएगा। तो यह विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। किसका हो जाएगा? विसर्ग संधि का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है 30, उत्तधनहार। उत्तधनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। जो उत्तधनहार के योग से बनेगा, ऑप्शन एक दे रखा है उतार, दूसरा है उद्धार, तीसरा है उदार, चौथा है आहार। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप इसमें थोड़ी सी भी चूक करते हो तो ये गलत हो जाते हैं, और गलत आपको नहीं करना है क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको इस बार। तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तधन हार की। तो उतार होता है या उद्धार होता है या उदार होता है आहार होता है? फटाफट से करिए आंसर कमेंट दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्धार। अब देखिए यहाँ पर आपने उत्तधन हार देखा, तो उतार नहीं होगा, उदार नहीं होगा, क्योंकि उत्तधनहार है। और आहार नहीं होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका उद्धार भी हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी भी अगर आप देख लेते हैं थोड़ा सा माइंड यूज करके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 31, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। जो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है, परिधन आवरण, चौथा है दूसरा है पर्याधन वरण, तीसरा है परिधि धन आवरण, चौथा है परिध धन आवरण। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो पर्यावरण अब यहाँ पर आता है इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम भी आपने पढ़ा है तो इकोसिस्टम में आपको सीधा सीधा देखने को मिलता है कि परे मीन्स होता है चारों ओर से, आवरण मीन्स होता है घिरा हुआ, आवरण मीन्स होता है घिरा हुआ। तो वहाँ संधि विच्छेद ही करके दिखाया गया है, पर मीन्स चारों ओर से और आवरण माने घिरा हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। परिधन आवरण हो जाएगा, पर्याधन वरण हो जाएगा, परिधन आवरण हो जाएगा, या फिर परिधन आवरण हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, क्योंकि यहाँ लिख रखा है मैंने परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होता है। ऑप्शन एक एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 32 है। 32 क्वेश्चन दे रखा है अनुनासिक का संबंध होता है। तो किससे अनुनासिक का संबंध होता है? केवल मुंह से, केवल नाक से, केवल नाक और मुंह से, और नाक और मुंह से दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक जो होता है उसका जो संबंध होता है किससे होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो अनुनासिक का संबंध है केवल मुंह से होता है, केवल नाक से होता है, नाक मुंह दोनों से होता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक का। अनुनासिक का संबंध क्या होता है? नाक और मुंह दोनों से होता है। अरे भाई, जब आप बोलोगे नहीं तो नाक के सुर भी कैसे बोल लोगे जब मुंह कुछ नहीं चलाओगे? तो यहाँ पर मुंह नहीं होगा केवल, और केवल नाक भी नहीं होगा। नाक से क्या हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर नाक और मुंह दोनों का संबंध हो जाएगा किससे? अनुनासिक थे। अनुनासिक से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बताएंगे आप अनुनासिक व्यंजन जो कौन से होते हैं। तो वर्ग के तृतीयाक्षर, दूसरा है वर्ग के पंचमाक्षर, चौथा है वर्ग के प्रथमाक्षर, और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन दूसरा है वर्ग के पंचमाक्षर, ऑप्शन तीसरा है वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप इसका बताएंगे। तो ये जो वर्ग दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से आप उनको देखेंगे कि क्या इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं तो वह कौन से अक्षर होते हैं? तो ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो वर्णाक्षर होते हैं क ख ग घ ङ, जो आ रहा है आपका ये अनुनासिक हो गया। च छ ज झ ण, तो वो भी आपका अनुनासिक हो गया। ट ठ ड ढ ण, जो आ रहा है वो आपका अनुनासिक वर्ण हो गया। तो इस तरह से जो वर्ग अक्षर होते हैं तो उसमें पंचवां जो अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, वो आपके अनुनासिक हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 34। यहाँ पर बात ये है तो कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी है। कितने स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में? तो 8 स्वर हैं, 9 स्वर हैं, 11 हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर कमेंट किया करें। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी है, 8 है, 9 है, 11 है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या दी है वह कितनी दी है दोस्तों? फटाफट आपने आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 11 है। तो कितने स्वर दिए हैं हिंदी वर्णमाला में? तो 11 स्वर दिए हैं। और 11 स्वर कौन कौन से दिए हैं आप कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? तो अद्भुत कहते हैं, अनुपम कहते हैं, अपूर्व कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं।
करिए इसका आंसर कमेंट दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो पहले कभी न हुआ हो, अद्भुत हुआ है, या फिर अनुपम है, या अपूर्व है, या अभूतपूर्व है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। जो पहले नहीं हुआ होता है उसको अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। तो ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो कहा न जा सके। जो कहा न जा सके उसको क्या कहते हैं? तो अगम्य कहते हैं। ऑप्शन दूसरा है अजर कहते हैं। तीसरा है अकथनीय कहते हैं। चौथा है अक्षम्य कहते हैं। राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए। ये फटाफट सीरीज चल रही है आपकी, जल्दी से आंसर कमेंट किया करें। जो कहा न जा सके उसको क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं, अजर कहते हैं, अकथनीय कहते हैं, अक्षम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अकथनीय हो जाएगा। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथनीय कहते हैं। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका। समय की दृष्टि से अनुकूल है। तो समय की दृष्टि से अनुकूल है उसको क्या कहते हैं? तो अनुकूल कहते हैं, समयानुकूल कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं, समानुकूल कहते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करें। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी भी देख सकते हैं आप। जो समय की दृष्टि से अनुकूल है उसको क्या कहते हैं? अनुकूल कहते हैं। तो अनुकूल होता है, समय की दृष्टि से नहीं है, तो ये समयानुकूल है। क्या आपका करेक्ट आंसर बताइए और जल्दी से। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है प्रतिकूल है, और यहाँ पर समानुकूल है। प्रतिकूल तो अनुकूल का प्रतिकूल, ये अब क्या हो गया? इसके तो विलोम शब्द हो गया है यहाँ पर। तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल है उसको क्या कहते हैं? तो समय की दृष्टि से जो अनुकूल होता है उसको समयानुकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? समयानुकूल। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा होता है समयानुकूल, यानी समय के अनुसार। समयानुकूल समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुसार हो गया, समय के अनुसार हो गया। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है आपका 38, जो कुछ सब कुछ जानता है। बताएंगे जो सब कुछ जानता है क्या है? सर्वज्ञ है, अज्ञ है, कृतज्ञ है, विशेषज्ञ है। करेंगे इसका आंसर कमेंट। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो सब सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाले को क्या एक वर्ड यूज किया जाता है? सर्वज्ञ, अज्ञ, कृतज्ञ, या विशेषज्ञ। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। विशेषज्ञ है क्या है आपका? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सर्वज्ञ हो जाएगा। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, ये आपको याद रखना है। और विशेषज्ञ होता है एक किसी विषय विशेष से की जानकारी रखने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। तो जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 39। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या कहते हैं? सुदर्शन कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, सुगर्दन कहते हैं, सुगत कहते हैं। जल्दी फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। अभी इसमें इसके बाद में 11 क्वेश्चन और रह गए हैं। 11 क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। जाइएगा नहीं कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ फटाफट अंदाज में सीरीज को कवर किया जा रहा है। तो किसकी गर्दन सुंदर है बताएंगे। आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुदर्शन हो जाएगा, सुग्रीव हो जाएगा, सुगर्दन हो जाएगा, सुगत हो जाएगा। जल्दी करेंगे इसका आंसर कमेंट दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? गर्दन जिसकी सुंदर होती है उसको क्या कहते हैं? तो सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन दूसरा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है युग्म कहते हैं, दूसरा पति पत्नी कहते हैं, तीसरा दंपत्ति कहते हैं, चौथा युगल कहते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी से आंसर कमेंट किया करें। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन एक है युग्म, दूसरा दे रखा है पति पत्नी, तीसरा है दंपत्ति, चौथा है युगल। करिए इसका आंसर कमेंट दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दंपत्ति हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दंपत्ति। जो पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। ये आपको यहाँ पर दंपत्ति ही आपको लगाना है। वैसे पति पत्नी भी कहते हैं, ये आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका तीसरा है दंपत्ति, तो दंपत्ति ही आपको लगाना है। बात करते हैं यहाँ पर 41 क्वेश्चन की। तो इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने होने पर ही वचन बहुवचन के रूप में बदलता है? जो कारक इसके साथ में प्रयुक्त होता है तभी वह बहुवचन के रूप में बदलता है। यहाँ पर आपको बताना है। कारक परसर्ग है तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर कि क्या ऑप्शन है। ऑप्शन एक दे रखा है बालक, दूसरा है पुस्तक, तीसरा है दीवार, चौथा है दाल। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी आंसर बताएंगे कि इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है, वैसे नहीं बदलता है। तो बालक है, पुस्तक है, दीवार है, या दाल है। करिए इसका आंसर कमेंट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालक। राइट आंसर आपका ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 42। अपादान कारक के लिए सही क्रमांक है आपको बताना है। अपादान कारक के लिए सही जो क्रमांक है, कौन से शब्द में अपादान कारक, कौन से वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है बहु सास से सामान लेती है, दूसरा है बहु सास से ले जाती है, तीसरा है बहु सास बहू से काम कराती है, चौथा है सास बहू से बात करती है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक में प्रयोग क्या होता है? अपादान अलग होने के संबंध में होता है। किसमें? अपादान से अलग होने के संबंध में। तो किसी से अलग होना है तो सास बहू से सामान लेती है, लेती है, तो ये
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपको बताना है। और यह सास बहू से ले जाती है, लेके चली जाती है। तीसरा है आप सास बहू से काम कराती है और सास बहू से बात करती है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सास बहू से ले जाती है, बहू सास से ले जाती है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? बहू सास से ले जाती है। तो यानी इससे अलग किया है, किससे अलग किया है? सास से अलग किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा दोस्तों। 42 का ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, झगड़ा उसके और मेरे मध्य था। झगड़ा उसके और मेरे मध्य था में कौन सा कारक है आपको बताना है। उसके और मेरे मध्य था, तो संबंध कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है? बताएंगे दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा कि झगड़ा उसके और मेरे मध्य था, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण, यानी झगड़ा उसके और मेरे मध्य था, यानी कि इसमें क्या है, दोनों का अधिकार है। किसके मध्य था झगड़ा? तो उसके और मेरे मध्य था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अधिकरण कारक हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 44। 44 नंबर क्वेश्चन में है, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा समास है? यानी गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसमें कौन सा समास है? कर्ता कारक है, कर्त कौन सा कारक है यहाँ पर बताना है। कर्ता कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता है, अपादान है, करण है या संप्रदान है? फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो किसके लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए, आपको ये समझ में आना चाहिए संप्रदान है को के लिए है। तो यहाँ संप्रदान का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? गरीबों के लिए। क्या करो? धन इकट्ठा करो। तो को के लिए, किसके लिए? संप्रदान को के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 45 है। 45 में दे रखा है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा समा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कौन सा कारक है आपको बताना है। तो करण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है? अब आपको देखना है यहाँ पर क्या होता है। तो कर्ण कारक है, तो कर्ता ने, कर्ता कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है। कर्ता ने कर्म को, कर्म को हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? कर्म को, संप्रदान को के लिए, को के लिए, संप्रदान को के लिए। अपादान यहाँ पर है, अपादान से अलग होने के संबंध में मैं काफी बार समझा चुका हूँ। करण से, करण से यहाँ पर आता है, करण से। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो को हो गया। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर, इसका कमेंट हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए अब भी दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो कर्म कारक है दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन तीसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 46। 46 क्वेश्चन में दे रखा है, किस क्रम में संप्रदान कारक है आपको बताना है। तो हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, संप्रदान कारक आपको बताना है। संप्रदान को के लिए होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, वो पिछले वाला आपने देखा था। दूसरा है गरीबों के निमित्त वस्त्र दान करो। तीसरा है सांप को लाठी से मारो। चौथा है कलम पे मेज पर है। तो करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। संप्रदान कारक का जो सही क्रम में, किस क्रम में संप्रदान कारक को दे रखा है आपको बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन एक है चिड़िया, हमने चिड़ियाघर में चिड़िया पक्षी देखे। दूसरा है गरीबों के निमित्त वस्त्र दान करो। तीसरा है सांप को लाठी से मारो। चौथा है कलम मेज पर रखी है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो गरीबों के निमित्त वस्त्र इकट्ठा करो, वस्त्र दान करो, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। तो गरीबों के लिए, को के लिए इसमें आ रहा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर है 47। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। तो आपको बताना है कर्ता, कर्ता ने, कर्ता ने नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कर्ता कारक नहीं है, कौन से में नहीं है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा आता है सुरेश ने सूरज को बुलाया। तीसरा है बिजली चमक रही है। चौथा संजय व्यायाम करता है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। कर्म को इसमें को आना चाहिए दोस्तों, किसमें? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सूरज ने सुरेश ने सूरज को बुलाया, और यहाँ पर बिजली चमक रही है, संजय व्यायाम करता है। तो फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। तो कर्म में कर्ता कारक नहीं है। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? यहाँ पर ये कौन से इसमें ऑप्शन में कर्ता कारक नहीं है, नहीं बताना है आपको, बताना है किस क्रम में कर्ता कारक है। आपको ये बताना है किस क्रम में कर्ता कारक है। बाई मिस्टेक ये प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर सचिन ने क्रिकेट खेल रहा है सचिन, और सुरेश ने सूरज को बुलाया, बिजली चमक रही है, और यहाँ संजय व्यायाम कर रहा है। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो सूरज ने, सुरेश ने सूरज को बुलाया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 48, वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, मैं कौन सा कारक है आपको बताना है। तो वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया है, ऑप्शन एक है संप्रदान है, दूसरा है कर्ता है, तीसरा अपादान है, चौथा है कर्ण। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया है, उसके लिए आपको एक कारक बताना है, कौन सा कारक है, संप्रदान है, कर्ता है, अपादान है, कर्ण है। तो वीरों ने किसके लिए, देश के लिए क्या दिया है, बलिदान दिया है। तो को के लिए आ रहा है यहाँ पर, किसके लिए, को के लिए। तो के लिए आ रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा पहला एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 48 क्वेश्चन का ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है, तो अपादान कारक किस में नहीं है, मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, दूसरा है सूर्य पृथ्वी से दूर है, तीसरा है सब प्राणी आंखों से देखते हैं, चौथा है राजीव छत से कूदा है। तो अपादान कारक के संबंध में उदाहरण नहीं है, कौन सा है, मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, सूर्य पृथ्वी से दूर है, और सब प्राणी आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं, राजीव छत से कूद पड़ा। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सब प्राणी आंखों से देखते हैं, क्या है, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपादान कारक का संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जयपुर से अलग हो रहा है, सूर्य पृथ्वी से दूर हो रहा है, राजीव छत से कूद रहा है, ये तीनों अपादान कारक के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन देखते हैं, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन एक है कर्ता कारक, दूसरा है संप्रदान कारक, तीसरा अपादान कारक, चौथा है कर्म कारक। फटाफट से करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट, कौन सा इसमें कारक सन्निहित है, जल्दी बताएंगे इसमें कौन सा कारक सन्निहित है दोस्तों। साथ ही आपको बता दिया जाए कि आपकी 7 बजे शाम को जो सीरीज चल रही है, जीएस की सीरीज है, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाता है दोस्तों। कितने, 20 से 25 क्वेश्चन को, और जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं उनको भी क्लियर कराया जाता है। काफ़ी अच्छी सीरीज है दोस्तों, उसको एक बार जरूर देखें टाइम निकाल करके। 30 से 40 मिनट का वो सेशन होता है, और उसमें 20 से 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है, जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट होते हैं उनको भी उसमें कवर किया जाता है। तो एक बार जरूर देखें। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बना सकें। यहाँ पर और बात करने वाले हैं दोस्तों, यदि आप सेशन को देखते हैं और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से बना के रखें और अपनी सीट को एक को निकाल सकें, आप भी और वो भी। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है कर्म कारक। क्या हो जाएगा, कर्म कारक। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है, तो कर्म कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्म कारक। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे 50 क्वेश्चन की सीरीज, और ये 12वां सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसका जो करेक्ट टाइम है दोस्तों, 1 बजे से ये आना स्टार्ट होता है। 1 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको तैयारी करनी है। 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। और बाकी के यदि आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई और केबीएस, सुपर टेट, सी टेट आदि एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तब भी ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सेशन को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो यहाँ पर दोस्तों इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।